लास्ट लेक्चर में हमने कंपाइलर के यूनिट फर्स्ट में फेजेस ऑफ कंपाइलर, क्रॉस कंपाइलर एंड बूट स्टेपिंग प्रोसेस ऑफ कंपाइलर हमने पढ़ा। विद एग्जांपल हमने देखा। नाउ वी हैव टू मूव अबाउट याक। व्हाट इज़ याक? द फुल फॉर्म ऑफ याक इज़ येट अनदर कंपाइलर, राइट। याक बेसिकली एक टूल है। इट इज़ ए टूल, it is automatic tool for generating the parse program, ठीक है ना। it is basically the utility available from Unix। बेसिकली याक जो होता है आपका LALR पार्सर जनरेटर होता है। LALR मीन्स लुक अहेड LR, लुक अहेड LR। आपका यूनिट 2 में इसका सारा डिटेल में आएगा, LALR, SLR, CLR क्या क्या होता है, ठीक है ना। अभी आप इतना समझ लो कि याक हमारा एक LALR पार्सर जनरेटर होता है। इट इज़ ए LALR पार्सर जनरेटर। याक कैन रिपोर्ट द कॉन्फ्लिक्ट्स और एम्बिगुटीज़। एम्बिगुटीज़ कैसे आती हैं? सपोज़ मान के चलो आपका सेम ग्रामर से मोर देन वन LMD या फिर मोर देन वन RMD ड्रॉ हो जाते हैं, जो मैंने ऑटोमेटा में बताया था। इफ़ यू कैन ड्रॉ मोर देन वन LMD और मोर देन वन RMD फ्रॉम द सेम ग्रामर और CFG, then that grammar is called ambiguous grammar and the property is called ambiguity, right। तो इसी तरीके से कुछ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स सेम सेल में एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाती हैं, शिफ्ट और रिड्यूस की। ये आगे एग्जांपल करेंगे तब हम बताएंगे कि कैसे आती हैं वो चीज़ें। तो एक तरह से ये वो भी रिपोर्ट करता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको एरर मैसेज की फॉर्म में रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट इसमें याक का जो स्पेसिफिकेशन होता है, पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 पार्ट्स में ब्रेक है। पहला पार्ट याक कंपाइलर विद डी ऑप्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन फाइल जो होगी हमारी x.y, उसको एज ए इनपुट हमने दिया किसी भी याक कंपाइलर में। तो आउटपुट हमें मिला y.tab.c। लुक एट द स्क्रीन। स्क्रीन पर आप देखिए y.tab.c और y.tab.h, ये हमारी आउटपुट मिल गया। अब इस आउटपुट को मैं किसी सी कंपाइलर से पास कराऊंगा, ठीक है ना। y.tab.c को सपोज़ करो मैंने किसी सी कंपाइलर से पास कराया, तो किसी भी सी कंपाइलर से पास कराता हूँ मैं, तो ये मुझे क्या देगा, a.out। क्या देगा जी मुझे? a.out। a.out दिया। अब a.out दिया इसने। अब इस a.out को मैं क्या करूँगा, किसी भी इनपुट स्ट्रिंग के द्वारा मैं इसको चेक करूँगा कि ये जो a.out है ये मेरा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है या फिर नहीं है, राइट। अब इसको चेक करने के लिए वी विल टेक सम इनपुट स्ट्रिंग। कोई भी मैं इनपुट स्ट्रिंग ले लूँगा और किसी भी इनपुट स्ट्रिंग को मैं इस a.out से पास कराऊँगा। तो यदि मुझे आउटपुट मिल रहा है तो मैं मान लूँगा कि ये जो a.out बना ये मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी फाइल होती है? जो ऑटोमेटिकली रन होती है, सेल्फ रनेबल होती है। कभी कभी देखा होगा आपने, आप किसी बुक में कोई भी CD जैसे आती हैं, स्टैंडर्ड बुक में आप परचेज़ की हुई कोई न्यू बुक, उसके पीछे CD आती हैं, CD साथ में आती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जैसे ही उस CD को डालोगे लैपटॉप में या कंप्यूटर में CD रोम में, तो वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है, आपको ओपन करके प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल उसमें सेव है, मीन्स वो ऑटो रन होती है, अपने आप चल जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है इसको चेक करने का यही तरीका है कि समथिंग वी विल टेक सम इनपुट एंड वी विल गेट सम आउटपुट, देन इट इज़ करेक्ट, राइट। तो ये 3 पार्ट में आपका इसका याक का पूरी डिटेल है। सबसे पहला स्पेसिफिकेशन फाइल, उसके बाद y.tab.c मिला या फिर y.tab.h मिला मेरे को। अब इसके बाद y.tab.c को मैं किसी भी सी कंपाइलर में पास करूँगा तो मेरे को a.out मिलेगा। अब इस a.out को मैंने यहाँ पर लिया, एज ए कंपाइलर यूज़ किया
और मैंने कुछ इनपुट स्ट्रिंग ली और तो मुझे कुछ आउटपुट स्ट्रिंग मिलती है, इसका मतलब ये मेरा ए डॉट आउट सही काम कर रहा है, राइट। तो ये या कंपाइलर की स्पेसिफिकेशन फाइल हो गई। एग्जाम में आता है तो ये तीनों डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यदि मैं इसके कोड की बात करूं, या प्रोग्राम में जो कोड होगा, बेसिकली या स्पेसिफिकेशन फाइल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज डिक्लेरेशन सेक्शन, सेकंड वन इज ट्रांसलेशन रूल, थर्ड वन इज सपोर्टिंग सी रूटीन्स, राइट। अब बात आती है हमारी जो भी स्पेसिफिकेशन फाइल है उसकी। लुक एट द स्क्रीन। स्पेसिफिकेशन फाइल कैन बी रिटन एज, मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सबसे पहला डिक्लेरेशन पार्ट, इसके बाद लिखा है ट्रांसलेशन रूल सेक्शन, डिक्लेरेशन पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, बॉडी स्टार्ट बॉडी क्लोज, ट्रांसलेशन रूल सेक्शन। एंड थर्ड वन इज सपोर्टिंग सी फंक्शन या फिर सपोर्टिंग सी रूटीन्स। कहीं कहीं बुकों में सी रूटीन दिया है, कहीं कहीं सी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी वे में याक की जो स्पेसिफिकेशन फाइल होगी या फिर प्रोग्राम होगा उसको आप इसी तरीके से लिखोगे। ये इसका स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है। मीन्स जैसे सी में कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच stdio.h, फिर वॉइड मेन लगाते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर उसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन जो भी प्रिंट ऐप स्कैन ऐप जो भी है वो सारी चीज़ हम लिखते हैं, राइट। कैट सी एच लगाते हैं लास्ट में। तो ये उसका एक ढांचा है। मीन्स इसी प्रारूप में ही आपको प्रोग्रामिंग करनी है और प्रोग्राम बनाना है, चाहे प्रोग्राम कोई भी हो। आप उसको ऐसा नहीं है कि आप वॉइड मेन पहले लिख लो, हेडर फाइल बाद में लगा दो, बीच में लगा दो, ऐसा नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से याक का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी को हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है आपका, हमें क्या करना है, एक सिंपल डैश कैलकुलेटर के लिए एक प्रोग्राम हमें डिज़ाइन करना है या सोर्स प्रोग्राम की हेल्प के द्वारा। और जो ग्रामर है वो आपको दी हुई है, स्क्रीन पर देखिए। ई टेंस टू ई प्लस टी ऑब्लिक टी, टी टेंस टू टी एस्ट्रिक एफ ऑब्लिक एफ, एफ टेंस टू ई ब्रैकेट में स्लैश डिजिट, राइट। ये मेरी कोई भी CFG है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। इसी ग्रामर की हेल्प से हमें सिंपल डैश कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम या स्पेसिफिकेशन फाइल में प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इसमें डिक्लेरेशन पार्ट होगा। अभी अभी मैंने बताया तो सबसे पहला पार्ट होता है डिक्लेरेशन पार्ट। जब डिक्लेरेशन पार्ट होगा तो डिक्लेरेशन पार्ट में मैंने क्या किया, हेडर फाइल लिख दी, हैश इंक्लूड सी टाइप डॉट एच, ठीक है ना, बॉडी क्लोज कर दी। इसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए मैंने टोकन डिजिट। जो डिजिट है वो मैंने जो यहाँ पर दी हुई है ग्रामर के अंदर डिजिट, एफ टेंस टू डिजिट, तो ये मेरा टर्मिनल पॉइंट है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको असाइन कर दिया एज ए वेरिएबल, क्योंकि इसकी डिजिट की वैल्यू आएगी रन टाइम पर, जो भी वैल्यू आएगी। तो ये किस तरह का वेरिएबल है, टोकन टाइप का वेरिएबल है, ये टोकन ही तो है, क्योंकि लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, इसको टोकन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। इसके अलावा थर्ड आ जाएगा आपका डिक्लेरेशन पार्ट। अब ट्रांसलेशन पार्ट, ट्रांसलेशन पार्ट के अंदर ट्रांसलेशन पार्ट को हम क्या करेंगे, डबल परसेंटाइल के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है, देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, लाइन कोलन एक्सप्रेशन स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन, प्रिंट एफ परसेंटेज डी
न्यू लाइन एंड 1, राइट। इसके बाद एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन प्लस टर्म। अब ये जो हम लिख रहे हैं ये हम कैसे लिख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ग्रामर देखी ध्यान से, ई टेंस टू ई प्लस टी ऑब्लिक टी, तो ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन, टी मतलब टर्म्स, ठीक है ना। ई मतलब एक्सप्रेशन। अब ई में जैसे सपोज करो मैंने एक्सप्रेशन ले लिया, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट लाइन से मैं चालू करूँगा, तो मेरे को एक लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, L1 L2 या जो भी है, तो उसको मैंने ले लिया लाइन। लाइन इक्वल टू एक्सप्रेशन, क्योंकि इस ग्रामर में स्टार्ट सिंबल क्या है हमारा, ई, कैपिटल ई, ये हमारा स्टार्ट सिंबल है। तो स्टार्ट सिंबल को मैंने लाइन इक्वल टू ई मतलब एक्सप्रेशन, लाइन इक्वल टू एक्सप्रेशन कर लिया, ठीक है ना। न्यू लाइन, प्रिंट है परसेंटेज डी एम्परसेंड 1, ठीक है ना। 1 क्यों लिखा, 1 इसलिए लिखा क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो मेरा कोलन के बाद सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है। यदि मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए मैंने इसको 1 लिया। अब बात आती है नेक्स्ट, जो हमारा ग्रामर सिंबल है, डेट इज ई टेंस टू ई प्लस टी ऑब्लिक टी। तो एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन प्लस टर्म, ठीक है ना। एक्सप्रेशन इक्वल टू, इधर देखिए आप, एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन प्लस टर्म। अब ये $1 प्लस $3 ये कैसे आया, एक्सप्रेशन किस पोजीशन पर लिखा है, यदि मैं इधर से काउंट करूं तो 1 पोजीशन पर, और 2 पोजीशन पर आपका क्या है, प्लस है, और 3 पोजीशन पर आपका टर्म लिखा हुआ है। तो एक्सप्रेशन प्लस टर्म मीन्स $1 प्लस $3, क्योंकि टर्म की पोजीशन है 3, प्लस की पोजीशन है 2, ठीक है ना। तो वेरिएबल की पोजीशन लेते हैं हम, ऑपरेटर की पोजीशन नहीं लिखेंगे। तो $1 इक्वल टू एक्सप्रेशन प्लस टर्म मीन्स $1 इक्वल टू $1 प्लस $3। तो ये हो गया ई इक्वल टू ई प्लस टी। अब दूसरा है प्रोडक्शन आपका ई टेंस टू टी ऑब्लिक टी है ना, तो ई टेंस टू टी। तो सेकंड वाले को मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक्सप्रेशन इक्वल टू टर्म मीन्स ई टेंस टू टी, उसके बाद सेमी कॉलन मीन्स क्लोज हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्शन आता है आपका टर्म मीन्स टी इक्वल टू, लोकेट द सी एफ जी को देखो ध्यान से, टी इक्वल टू टी एस्ट्रिक एफ स्लैश एफ, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम, टी मीन्स टर्म, टर्म इक्वल टू टर्म इनटू फैक्टर, ठीक है ना, टर्म इनटू फैक्टर। तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी, ये 1 पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है, और ये आपका थर्ड पोजीशन पर है। तो $1 एस्ट्रिक $3, ठीक है ना। इसके बाद आ जाएगा आपका टर्म इक्वल टू फैक्टर मीन्स टी इक्वल टू एफ। टी इक्वल टू जब एफ होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी टेंस टू एफ। टी टेंस टू एफ जो मेरा प्रोडक्शन है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया टी इक्वल टू एफ, ठीक है ना। इसके बाद टी इक्वल टू एफ, फिर मैंने क्या किया यहाँ पर सेमी कोलन डाल दिया, ठीक है ना, सेमी कोलन डाल दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका फैक्टर। फैक्टर को कैसे लिखा, नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्शन है वो है आपका एफ टेंस टू ई ब्रैकेट में स्लैश डिजिट, ठीक है ना। हम नीचे चलते हैं, फैक्टर इक्वल टू ई एक्सप्रेशन और ऑब्लिक डिजिट। तो इसका पोजीशन क्या बनेगा, 1 पर तो ये लिखा हुआ है, 2 पर ये लिखा हुआ है, और 3 पर ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, 1 पर ये है, 2 3, तो $1 इक्वल टू $2, क्योंकि एक्सप्रेशन की जो पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन पर है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, $1 इक्वल टू $2, ठीक है ना। और इसके बाद फैक्टर इक्वल टू डिजिट, तो डिजिट के लिए मैंने
इसी के नीचे कॉलन लगा के डिजिट लिख दिया, देन सेमी कॉलन। तो इस तरीके से ये मिडिल वाले ग्रामर के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ये लास्ट वाले के लिए है, और इससे ऊपर वाला जो था एक्सप्रेशन वाला, ये आपका जो भी ई का प्रोडक्शन है ये उसके लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और ये आपका इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन मीन्स जब भी आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका ई इक्वल टू आएगा, मीन्स स्टार्ट सिंबल ई, क्योंकि आपका ग्रामर का स्टार्ट सिंबल है तो इसलिए ई इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा। तो जब भी हम एक्सप्रेशन को मेंशन करेंगे तो एक्सप्रेशन को हम लाइन इक्वल टू एक्सप्रेशन करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, लाइन इक्वल टू एक्सप्रेशन न्यू लाइन। प्रिंट एफ इसलिए लिखा मैंने कि जब भी फाइनल आंसर आएगा तो उसको मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा कि ई की वैल्यू क्या है, तो इसीलिए प्रिंट एफ। परसेंटेज डी इसलिए लिखा क्योंकि कोई भी आएगी वो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, क्योंकि सिंपल डेस्क कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। तो कैलकुलेटर में हम दो वैल्यू को ऐड करें, डिवाइड करें, सब्सट्रैक्ट करें, माइनस करें, मॉड निकालें, कुछ भी कर सकते हैं, लॉग निकालें, लेकिन निकलेगा न्यूमेरिक वैल्यू का। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर परसेंटेज डी लिखा और उसके बाद में $1। $1 क्यों किया? क्योंकि इसकी जो पोजीशन है एक्सप्रेशन की, यहाँ से मैं लेफ़्ट टू राइट काउंट करूँ इस कोलन के बाद तो फर्स्ट पोजीशन होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये स्पेसिफिकेशन, डिक्लेरेशन पार्ट, स्पेसिफिकेशन फाइल, उसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है आपका सपोर्टिंग सी रूटीन्स या सी फंक्शन। सपोर्टिंग सी फंक्शन की बात आती है तो ये मेरा थर्ड वाला पार्ट है। जो बॉडी स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि उसी फॉर्मेट में आपका याक का प्रोग्राम बनेगा, तो वही चीज़ है ये आपका सपोर्टिंग सी फंक्शन में। वाई लेक्स मैंने कोई भी एक फंक्शन ले लिया, यूजर डिफाइंड फंक्शन वाई लेक्स, राइट। अब वाई एक्स लेते ही मैंने क्या किया, वाई लेक्स लेते ही यहाँ पर क्या किया, इंट सी वेरिएबल ले लिए, वाई लेक्स बॉडी स्टार्ट इंट सी, सी इक्वल टू गेट केयर ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड सेमी कॉलन। वैल्यू कोई पास नहीं होगी। गेट केयर एक आपका फंक्शन होता है, गेट केयर आपका फंक्शन होता है जिसका काम क्या होता है, गेट केयर का, गेट केयर का काम क्या होता है, गेट केयर का वर्क होता है आपका कोई भी करेक्टर यूजर के द्वारा जो भी कोई भी वैल्यू इनपुट दी जा रही है, क्या वो कोई करेक्टर वैल्यू तो नहीं है, इस चीज़ को वेरीफाई करता है या फिर चेक करता है आपका गेट केयर, राइट। अब यहाँ पर देखो कंडीशन लगा दी नेक्स्ट स्टेप में, इफ़ इस डिजिट सी, सी में कौन सी वैल्यू आ रही है आपकी, गेट केयर, जो भी यूज़र देगा वो सी में गई, और सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर चेक कर ली। यदि सी की वैल्यू क्या है, इस डिजिट, सी की वैल्यू इस डिजिट है, तब इस बॉडी के अंदर जाएगा और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेगा। वाई एल वेल मीन्स वैल्यू सी माइनस ज़ीरो, ठीक है ना। और उसके बाद में रिटर्न कर देगा किसको, डिजिट वेरिएबल को, इस फंक्शन को रिटर्न कर देगा इसकी वैल्यू, ठीक है ना। एल्स यदि ये डिजिट नहीं है तो फिर ये जो भी करेक्टर होगा इसको रिटर्न कर देगा सीधे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। सी लैंग्वेज आप सभी ने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, तो सी लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं उसका फंक्शन का एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो आपको पता होगा। बस वही चीज़ है, थोड़ा सा बस इसको समझना है कि स्टेप्स हमें कैसे लिखने हैं। आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि याक प्रोग्राम, सिंपल डेस्क कैलकुलेटर का प्रोग्राम हर बार पूछा गया है, या नहीं भी पूछा जाए तो आपको याक को एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव टू राइट समथिंग, ठीक है ना। तो उसमें सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप सिंपल डेस्क कैलकुलेटर के प्रोग्राम को सी में लिख दें याक के द्वारा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका ये याक का जो सिंपल डेस्क कैलकुलेटर का प्रोग्राम था वो कंप्लीट हुआ। इसको जब हम रन कराएंगे तो ये चेक करके आपको स्क्रीन पर वैल्यू ही लेगा, और वैल्यू लेने के बाद जो ग्रामर दी हुई है उसके अनुसार ये इनपुट लेगा और ये हमें आउटपुट देता जाएगा। तो ये मेरा पूरा एक प्रोग्राम हो गया
सिंपल डैश कैलकुलेटर का, ठीक है ना। ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं, that is regular expression. You already study in theory of automata, so now you again some revision about RE, that is regular expression. आपको इसका थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है ना। दो रेगुलर एक्सप्रेशन के एडिशन भी हो सकता है जो R=R1 + R2 कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द यूनियन। मल्टीप्लिकेशन that is called concatenation, R=R1 dot R2, R** that is clean closure जो बोला जाता है, R*, R+ क्या होता है, पॉजिटिव क्लोजर होता है जिसमें आपका नल नहीं आता है, और क्लीन क्लोजर में आपका एस्ट्रिक में नल इंक्लूड होता है, राइट। किसी भी लैंग्वेज को हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के द्वारा यदि डिनोट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ वो लैंग्वेज आपकी रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है ना। पहला एग्जांपल लिया हुआ है, राइट RE फॉर अ लैंग्वेज कंटेनिंग स्ट्रिंग विच एंड विथ, एंड मतलब END वाला एंड विथ ABB ओवर सिग्मा इक्वल टू A, मीन्स ए और बी से मिलके स्ट्रिंग बनेगी, आ सकती हैं, बट एंडिंग हमेशा ABB से होगी। तो इसका मतलब इनिशियल की तो कोई कंडीशन दी हुई नहीं है। जब इनिशियल की कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि बिगनिंग में आपका कुछ भी आ सकता है। कुछ भी मतलब ब्रह्मास्त्र, मैं पहले ही बता चुका हूँ ऑटोमेटा में, ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या हुआ, A+B का होल एस्ट्रिक, और एंडिंग किससे होगी, ABB, तो यहाँ पर आप लगाओगे ABB, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजाइन RE फॉर लैंग्वेज कंटेनिंग ऑल स्ट्रिंग विद एनी नंबर ऑफ A एंड B। एनी नंबर ऑफ A एंड B के लिए सिंपल है आपका A+B का होल एस्ट्रिक, ठीक है ना। नेक्स्ट, थर्ड करेक्टर फ्रॉम द राइट हैंड इज ऑलवेज A, तो आप यहाँ से लिख लोगे इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मैंने उस समय भी कराया था। ये एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सच दैट थर्ड करेक्टर फ्रॉम द राइट हैंड साइड इज ऑलवेज A। अब राइट साइड से पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर हमेशा, थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन राइट साइड से, तो थर्ड पोजीशन पर हमेशा A आएगा, ये इसकी मेन कंडीशन है। तो इसका मतलब बिगनिंग में तो कुछ आएगा ही नहीं, बिगनिंग में क्या आ सकता है, A+B का होल एस्ट्रिक, और यहाँ क्या आ सकता है, आइदर A और B। A और B के लिए मैं क्या करता हूँ, क्या करूँ, A और B के लिए A+B, ठीक है, A+B, और फर्स्ट पोजीशन पर भी सेम A+B। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन हो गई, ये आपकी थर्ड पोजीशन हो गई, और ये आपकी फोर्थ पोजीशन हो गई। तो ये तो जिक्र कर रहा है वो केवल थर्ड पोजीशन का कर रहा है, मीन्स थर्ड पर मैंडेटरी है कि A ही आएगा, और सेकंड पर A या B में से कुछ भी का मतलब और मतलब प्लस, फर्स्ट पर कुछ भी मीन्स A और B में से कुछ, एस्ट्रिक नहीं लगाएंगे, एस्ट्रिक लगाते ही ये एक से ज़्यादा रिपीटेशन ले लेगा, तो फिर ये पोजीशन थर्ड नहीं रहेगी, ठीक है ना। मतलब ऐसा इसको बाउंड कर दो कि ये फर्स्ट पोजीशन पर या तो A लेगा या B लेगा, एक ही करेक्टर लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। ऐसे ही सिमिलरली 2 वाली कंडीशन पर एक ही लेगा इन दोनों में से, या तो A या B, और चलते चलते फिर थर्ड वाली पोजीशन 1 2 3 थर्ड पोजीशन हो जाएगी, और फोर्थ पर वो कुछ भी ले सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है एग्जैक्टली टू बी के लिए पता ही है आपको, ओवर द सेट A, एग्जैक्टली टू बी, न कम न ज़्यादा। तो एग्जैक्टली टू बी का मतलब तो सिंपल है, 2 B ही आएंगे बस। अब 2 B का मतलब है A कितने भी आ सकते हैं, तो A*, ठीक है ना, ये सिंपल है।
इसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस हैं। टोकन, पैटर्न, लेक्सिम क्या होते हैं। टोकन्स आपको पता ही है, आइडेंटिफायर हो सकते हैं, कीवर्ड, कांस्टेंट, कुछ भी। पैटर्न्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब द टोकन, जो टोकन को डिस्क्राइब करते हैं वो सारे रूल्स पैटर्न कहलाते हैं। लेक्सिम्स क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, किसी भी सोर्स प्रोग्राम में जो करेक्टर का सीक्वेंस होता है, डेट आर मैच्ड विद द पैटर्न ऑफ द टोकन, जैसे इंट, आई, नम, आंसर, चॉइस, राइट। तो ये सारे लेक्सिम कहलाएंगे। अब यदि मैं इसकी बात करूँ, इफ़ ए इज़ लेस देन बी को कैसे रीड आउट करेंगे आप, तो इफ़ ए इज़ लेस देन बी, इफ़ ए इज़ लेस देन बी का मतलब इफ़, इसको मैंने अलग अलग ब्रेक कर लिया, ये सारे के सारे लेक्सिम्स हैं। कैसे, ये सारे लेक्सिम्स हैं क्योंकि पैटर्न है ना पूरा, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग पार्टीशन है, जैसे इफ़ क्या है, इफ़ अपने आप में कीवर्ड है, फिर इसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद आइडेंटिफायर आ गया ए, फिर ऑपरेटर आ गया लेस देन, फिर बी अगेन आइडेंटिफायर आ गया, और उसके बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लेक्स। लेक्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी आप इतना करिए, इसमें कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, देन यू कैन आस्क और मैसेज मी। वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, राइट। थैंक यू।